देखिए केमिकल इक्वेशन, ठीक बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन चेंज विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, उसके उसके अंदर सिंबल्स के द्वारा, फार्मूले के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल चेंज किसकी सहायता से? जैसे सिंबल के द्वारा, फार्मूला के द्वारा, जो स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जांपल दे रखा है, जिंक रिएक्शन करता है किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और क्या बनाता है? टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है बेटा। ठीक है, तो जिंक को हम किससे लिख, तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, टू फॉर्म मतलब, ठीक है, प्रोडक्ट शुरू हो गया आपके पास में। सल्फ क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इसी को हम किसके द्वारा लिखें? इनके फार्मूले के द्वारा लिखें या इनके सिंबल के द्वारा लिखें? तो कोई एलिमेंट होगा तो उसका तो क्या होगा? सिंबल। जैसे जिंक है तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला, तो इसको तो किससे लिखेंगे? इसके फार्मूले से लिखेंगे। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला? H2SO4। इसी तरह जिंक सल्फेट का क्या होता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया? सिंबल के द्वारा, फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी को उसके सिंबल के द्वारा, उसके फार्मूले के द्वारा उन स्पीशीज को हम दर्शाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बोलिए बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब क्या है कि एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, क्या क्या एसेंशियल होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन होने के लिए, क्या क्या कंडीशन होती हैं? तो पहली क्या है? इट मस्ट बी रिप्रेजेंट ए ट्रू केमिकल चेंज। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो कैसा होना चाहिए? ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ऐसे नहीं किसी चीजों को आपस में मिक्स कर दोगे, वो क्या बन जाएगी? केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। नहीं, जैसे हमें पता है कि भाई N2 प्लस में H2 बना के क्या बनाते हैं? NH3 बनता है। तो ये कैसा है? एक ट्रू केमिकल चेंज है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही कि उसके अंदर जो चेंज है वो कैसा होना चाहिए? ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है, नंबर सेकंड बात, इट मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन बैलेंस फॉर्म। ठीक है, हमेशा वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल N2 प्लस H2 NH3, ये कैसी है? अनबैलेंस। लेकिन आप इसको ऐसे लिख दिया N2 प्लस 3H2, ठीक है, 2NH3। ठीक है, तो ये कैसी है? बैलेंस फॉर्म में। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एसेंशियल कंडीशन क्या है केमिकल इक्वेशन की? कि वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। नंबर थर्ड, टू मेक इफ मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड। कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर उनकी स्टेट को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी होती है। टू मेक इफ मोर इंफॉर्मेशन द फिजिकल स्टेट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको चाहे रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, ठीक है, सभी साइड में आपको सभी उनकी बारे में जानकारी देनी होती है। किसके बारे में? कि वह गैस में प्रेजेंट है, या वह चीज लिक्विड में है, या वह चीज सॉलिड में। मान लो कोई चीज गैस में है तो उसको हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? उसके साइड में जी का सिंबल रखते हैं, स्मॉल जी का, इसका मतलब गैस। या फिर एरो लगा देते हैं, ऊपर की साइड में एरो कर देते हैं। इसका मतलब भी क्या है कि वह किस में प्रेजेंट है? वह चीज गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। ठीक है, फॉर सॉलिड, सॉलिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मस्ट आल्सो बी स्पेसिफाइड। कंसंट्रेशन टर्म अगर है तो आप उसको भी लिखोगे। कंसंट्रेशन टर्म जैसे कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। जैसे कि मैं लिखा जिंक सॉलिड, ठीक है, एस का मतलब स्मॉल एस लगा दी, इसका मतलब जिंक सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर प्लस डाइल्यूटेड, तो इसकी क्या है? कंसंट्रेशन फॉर्म है। किसमें? H2SO4 कैसा? ये डाइल्यूटेड है। DIL का मतलब क्या है? ये कैसा है? डाइल्यूटेड है। एरो के बाद में क्या है? ZnSO4 एस लगा दी, इसका मतलब ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में, प्लस में H2
ब्रैकेट में क्या लगा दिया, गैस, तो हाइड्रोजन या किसकी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो कहता है कि चौथी कंडीशन क्या है कि आपको कंसंट्रेशन टर्म को भी क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है। नंबर 5th पॉइंट क्या है, अगर हीट में चेंज हो तो वो भी लिखना होता है। द हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन मस्ट आल्सो बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो 2n, जैसे एक रिएक्शन 2Na, ठीक है, प्लस में 2H2O, ठीक है, एरो के बाद में 2NaOH, ठीक है, प्लस एक्वस प्लस H2 गैस प्लस में हीट, ठीक है। तो यहाँ 2Na किसकी फॉर्म में बेटा, सॉलिड, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में जो Na दे रखा है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये H2 क्या लिख रखा है, L, इस मतलब ये लिक्विड में है। 2Na मतलब ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब ये वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। H2 गैस, हाइड्रोजन यहाँ किस में है, गैस में, प्लस में हीट, तो यहाँ हीट भी दर्शा रखा है, तो मतलब यहाँ हीट का चेंज हो रहा है, ठीक है। द हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी आल्सो स्पेसिफाइड। तो अगर हीट का चेंज रखा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करके लिखेंगे। तो ये पांच कंडीशन थी आपके पास में, ठीक है। नंबर 1 ट्रू केमिकल चेंज, नंबर 2 में बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट को, तीसरी में क्या होता है, फिजिकल स्टेट को बतानी होती है। 4th स्टेप में कंसंट्रेशन टर्म को स्पेसिफाई करना होता है, और 5th टर्म में क्या आपके पास में हीट के चेंज को क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। तो असेंशियल समझ में आ गई, क्या क्या असेंशियल होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन के लिए, बोलिए बेटा, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग हीट चेंज इज कॉल्ड एज ए थर्मोकेमिकल चेंज, ठीक है। एक ऐसी केमिकल जिसमें हीट के चेंज को दर्शाया गया हो, रिप्रेजेंट किया गया हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल चेंज या थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग हीट चेंज इज कॉल्ड एज ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, जिसमें हीट के चेंज को दर्शाया गया हो। जैसे एग्जांपल बेटा, ठीक है, N2 प्लस में 3H2 गैस क्या बनाता है, 2NH3 गैस। तो इस इक्वेशन में आपको कहीं भी हीट नहीं लिख के दे रखा, तो ये इक्वेशन तो कैसी है आपके पास में, केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन तो कैसी होगी आपके पास में, केमिकल इक्वेशन हो गई। अगर इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए कि N2 गैस प्लस में 3H2 गैस, 2NH3 गैस प्लस में 92 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, 92 किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ देखो हीट दर्शा दिया बेटा, ठीक है, क्या दर्शा दिया, हीट को दर्शा दिया, ठीक है। तो जहाँ हीट को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो यहाँ हीट को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी आपके पास में, थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो जाएगी बेटा। कैसे हो जाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हीट के चेंज को दर्शाया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभी नाउ डेज अब हीट चेंज को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में आज के दिन हम किसकी प्रेजेंट में लिखते हैं, अंथैल्पी की फॉर्म में लिखते हैं। हीट को हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, अंथैल्पी की फॉर्म में लिखते हैं, अंथैल्पी चेंज। और अंथैल्पी चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है, और एच का मतलब क्या होता है, अंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, एच का मतलब क्या होता है, अंथैल्पी। तो नाउ डेज अब हम हीट चेंज को किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, अंथैल्पी चेंज की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और अंथैल्पी चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एस से लिखते हैं। अगर मान लो आपके पास में रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, हीट चेंज की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। मान लो आपके पास में रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब इसी में आगे है नंबर 2 पॉइंट इसका, जो कहता है कि द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, ये उसी के पॉइंट चल रहे केमिकल इक्वेशन के, ठीक है बेटा। तो इसको पॉइंट नंबर मैं दे देता हूँ आपके पास में 6, ठीक है। लाइक
टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट यूज, प्रेशर, कैटलिस्ट यूज्ड, ठीक है। मस्ट आल्सो बी स्पेसिफाइड, मस्ट आल्सो बी स्पेसिफाइड, कहता है कि कंडीशन दे रखी हो तो आप उसको भी शो करके लिखोगे, ठीक है, उसको भी शो करके लिखेंगे। प्रेशर दे रखा हो, कैटलिस्ट दे रखा हो, जैसे कि एग्जांपल N2 गैस प्लस में 3H2 गैस, ठीक है। तो कंडीशन दे दी कि टू, प्रेशर तो कितना दे दिया 2 एटमोस्फेयर, ठीक है, और टेम्परेचर कितना लिख दिया 750 केल्विन, ठीक है, और कैटलिस्ट क्या ले लिया, आयरन क्या हो गया कैटलिस्ट, और आपके पास में रिएक्शन क्या बनेगी 2NH3 गैस, और यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू रखी है 92 किलो जूल नेगेटिव में है आपके पास में मोल इनवर्स, क्या रखी बेटा मोल इनवर्स। तो कहता है कि कोई कंडीशन दे रखी हो रिएक्शन के अंदर तो वो भी हम लिखेंगे, जैसे कि लाइट टेम्परेचर दे रखा हो, ठीक है, प्रेशर दे रखा हो, कैटलिस्ट, वो भी यूज करेंगे। मस्ट आल्सो बी स्पेसिफाइड, जैसे हमने इस रिएक्शन में लिखा N2 गैस प्लस में 3H2 गैस, तो 2 एटमोस्फेयर 200 एटमोस्फेयर, इसका मतलब ये क्या है प्रेशर, ठीक है, 750 ये क्या है आपके पास में टेम्परेचर केल्विन में है, और आयरन क्या एक्ट एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, और डेल्टा एच की वैल्यू कैसे दे रखी है नेगेटिव दे रखी है। तो जो भी चीज आपको गिवन कंडीशन दे रखी है वो भी हमें इस केमिकल इक्वेशन में क्या करनी होती है, रिप्रेजेंट करनी होती है, उसको स्पेसिफाई करके लिखना होता है। तो ये सारी एसेंशियल कंडीशन थी आपके पास में किसकी, केमिकल इक्वेशन। बोलिए बेटा क्लियर है या नहीं, या कोई टर्म दोबारा बतानी है, बोलिए यस और नो। Yes. ठीक है बेटा। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन बताता है, तो नंबर फर्स्ट क्या है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब जो हमें रिएक्टेंट के नेचर के बारे में बताए। इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर मतलब यहाँ क्या है कि वह उसकी स्टेट क्या होगी, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसे किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी, कौन से रिएक्टेंट किस स्टेट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये क्या है क्वालिटी है, ये नेचर है, ठीक है। तो क्वालिटी मतलब क्या होता है नेचर, तो इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो जो हमें रिएक्शन की, ठीक है, नेचर के बारे में बताए, मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसको हम क्या कहते हैं क्वालिटेटिव, उसको हम क्या कहते हैं क्वालिटेटिव कहते हैं। और नंबर सेकंड क्या है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है अमाउंट, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है अमाउंट। इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट के बारे में जो चीज इंफॉर्मेशन देती है उसको हम क्या कहते हैं क्वांटिटी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा क्वांटिटी कहते हैं। जैसे रिएक्शन है N2 गैस प्लस में 3H2 गैस प्लस में 2NH3 गैस, तो यहाँ N2 के साथ स्टोइकोमेट्रिक कितना है 1, कितना है 3, और यहाँ कितना है 2। तो आप इस केमिकल इक्वेशन को मैंने मोल की टर्म में आपको समझाया था, इसको कैसे पढ़ सकते हो, यहाँ कितने मोल हैं 1 मोल, यहाँ 3 है स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ कितने मोल हैं 3 मोल, 2NH3 में कितने 2 है, तो यहाँ कितना हो गया 2 मोल। अच्छा वेट के टर्म में पढ़ोगे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास 14 होता है लेकिन दो नाइट्रोजन कितना हो गया 28 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 1 होता है लेकिन टोटल कितने 6, तो कितना हो गया 6 ग्राम। NH3 का मास कितना होता है 17, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 34 ग्राम। इसी तरह वॉल्यूम केस में पढ़ो कितना, तो 1 इंटू में 22.4 लीटर, यहाँ कितने 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 22.4 लीटर, यहाँ कितने 2 है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू में 22.4 लीटर। क्वांटिटी की टर्म में पढ़ना चाहोगे तो क्या कैसे लिखोगे इसको, 1 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ठीक है, यहाँ कितने 3 हैं तो क्या लिखोगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, और यहाँ कितने बेटा 2 है तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। तो जो हमें, ठीक है, क्वांटिटी के बारे, क्वांटिटी अमाउंट के बारे में बताए, ठीक है, किसकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। बोले बेटा क्लियर है या नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है आपके पास में बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन।
बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, आप एक केमिकल इक्वेशन को किस किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। नंबर फर्स्ट है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। नंबर सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। नंबर थर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और नंबर फोर्थ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बेटा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम दो ही टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन सी, हीट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये हम आने वाले चैप्टर में, अभी हमारा जो अगला आगे चैप्टर आएगा, ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, रिडॉक्स हमारा चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम बैलेंसिंग को पढ़ेंगे। तो इन दोनों को यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले चैप्टर में हम दो प्रकार के टाइप को पढ़ेंगे सिर्फ, हीट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में। ठीक है, तो पहला हीट एंड ट्रायल में पहला रूल क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है आप उसको लिख लो, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। जैसे आपको मतलब स्केलेटल मतलब अनबैलेंस इक्वेशन, स्केलेटल किसको कहते हैं, जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है वो आपको गेन मिलेगी। सबसे पहले तो आप उसको क्या करोगे, लिख लोगे। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करोगे, आप उसके अंदर देखोगे जी उस अनबैलेंस इक्वेशन के अंदर यदि कोई डायटोमिक स्पीशीज दे रखी है आपके पास में, जैसे डायटोमिक मतलब क्या है, H2 दे रखा हो, Cl2 दे रखा हो, O2 दे रखा हो, N2 दे रखा हो, ये क्या है, डायटोमिक है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे होता है डायटोमिक, क्या क्या, O2, N2, Cl2, ठीक है, ये सारी क्या है आपके पास में डायटोमिक स्पीशीज है। तो सबसे पहले आप इनको किस में कन्वर्ट करोगे, मोनोटोमिक में। ठीक है, जैसे Cl2 दे रखा है तो उसको क्या लिख लूंगा, Cl लिख लूंगा। O2 दे रखा है तो उसको क्या लिख लूंगा, खाली O लिख लूंगा। N2 दे रखा है तो उसको क्या लिख लूंगा, खाली N लिख लूंगा, ऐसे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो डायटोमिक स्पीशीज है उनको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है, मोनोटोमिक स्पीशीज में। नंबर थर्ड, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द स्पीशीज हैव मैक्सिमम ऑफ एटम। फिर मैं क्या करूंगा, जो सब जिसके पास में सबसे ज्यादा ठीक है एटम रहेंगे, उसी से क्या कर दूंगा, बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। उसी से क्या करूंगा, बैलेंसिंग करना क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या करूंगा, फिर स्टेप टू स्टेप एक, ठीक है, टर्न बाय टर्न सभी को क्या करता चला जाऊंगा, बैलेंस। ठीक है, सभी को क्या करता चला जाऊंगा, बैलेंस। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, जब इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस, तो जो डायटोमिक स्पीशीज थी उनको वापस, जो मोनोटोमिक को मैंने चेंज किया था, उनको वापस मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिख दूंगा। मतलब उनको वापस से कैसा बना दूंगा मैं, डायटोमिक बना दूंगा। उनको वापस से मैं कैसा बना दूंगा, डायटोमिक बना दूंगा। ठीक है, तो ये 5 रूल हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, एक इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास में, Fe प्लस में H2O, ठीक है, और Fe3O4, ठीक है, प्लस में H2, ये दे रखी है अनबैलेंस इक्वेशन, आपको इसको बैलेंस करनी है। तो बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि जो आपको दे रखी है उसको लिख लो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट तो यही हो जाएगा। ठीक है, जो दे रखा है उसको मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। स्टेप नंबर सेकंड में मैंने क्या बताया था कि भाई आपके पास में स्टेप नंबर सेकंड क्या था कि जो डायटोमिक है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मोनोटोमिक में। तो ये डायटोमिक इसमें क्या है, सिर्फ H2 दे रखा है, बाकी तो ये क्या है, डायटोमिक, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, मोनोटोमिक में। तो मैंने इसको मोनोटोमिक में कन्वर्ट कर लूंगा। H2O प्लस में Fe3O4 और प्लस में H, ठीक है, तो ये कैसी होगी, ठीक है, मोनोटोमिक। स्टेप नंबर थर्ड में क्या कहता है कि जो जिसके पास मैक्सिमम ऑफ एटम प्रेजेंट है वहां से क्या कर दो, बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, Fe3O4 के। तो वो रिएक्टेंट में देख लो चाहे प्रोडक्ट में देख लो, कहीं से भी कर सकते हो। जिसके चाहे रिएक्टेंट में ज्यादा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो आप मैक्सिमम से कर लो, प्रोडक्ट में ज्यादा दे रखे हैं तो प्रोडक्ट से कर लो। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा केमिकल इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि प्रोडक्ट में क्या है, ज्यादा है, तो मैंने शुरुआत कहाँ से कर दी, प्रोडक्ट से। मैंने क्या देखा प्रोडक्ट में कि यहाँ आयरन कितने, Fe3O4, तो आयरन कितने 3 और इधर कितना है 1। तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3 हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ आयरन को, ताकि इधर भी क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी है 4 और यहाँ कितनी है, H2 के अंदर 1 ही है, तो रिएक्टेंट साइड में कितनी है 1, प्रोडक्ट साइड में कितनी है 4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 4 हो जाए, तो मैं इसको कितने से कर दूं, 4 से, तो ये कितनी होगी 4H2O। ठीक है, Fe3O4 प्लस में H। लेकिन अब मैंने क्या देखा कि जब मैंने H2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। तो फोर्थ स्टेप यही था, टर्न बाय टर्न आप सभी को क्या करते चले जाओगे, बैलेंस। ठीक है, तो मैंने अब हाइड्रोजन भी दोनों साइड में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो इधर कितने हैं 8 है, ठीक है, तो उस साइड भी कितनी होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, तो यहाँ कितने से कर दूं, 8 से। ठीक है,
लास्ट स्टेप क्या था कि आपको वापस से कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो जिसको आपने मोनोटॉमिक बनाया था उसको वापस से किस में बदल दो, डायटोमिक में, ठीक है। उसको वापस से किस में बदल दो, डायटोमिक में। तो चेंज कर दो उसको, 3Fe प्लस में 4H2O, Fe3O4, और डायटोमिक बनाओगे मतलब वापस इसको H2 की फॉर्म में लिखो, तो H2 लिख दो। लेकिन टोटल कितने आपके पास में 8 है ना, तो अब इसको 8 ही होने चाहिए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 4 से, तो ये वापस से किसकी फॉर्म में हो गया, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो गया। अब ये क्या हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आप चेक कर सकते हो, एक साइड रिएक्टेंट लिख दिया मैंने, एक साइड क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। यहाँ देखो आयरन कितने इधर रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितनी है, 4 है, प्रोडक्ट में भी कितनी है, 4 है, ठीक है। और क्या बच गया भाई, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 8 है, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने हैं, 8 हैं, दोनों साइड क्या है, बराबर है सभी एटम्स। तो इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई। इक्वेशन क्या हो गई आपके पास में, बैलेंस हो गई। तो क्या था कि आपके पास में सबसे पहला रूल तो क्या है कि भाई जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी हो सबसे पहले आप उसको लिख लो। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करो, यदि उसके अंदर कोई डायटोमिक स्पीशीज दे रखी है तो आप उसको चेंज कर लो किसको, मोनोटोमिक में। तो यहाँ मैंने चेंज कर लिया था इसको मोनोटोमिक के अंदर। फिर थर्ड क्या कहता है कि फिर आप शुरुआत कर दो, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं वहां से उसको क्या करना स्टार्ट कर दो, बैलेंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वहां से उसको क्या करना स्टार्ट कर दो बेटा, बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नंबर फोर्थ कि अब उसके बाद में बैलेंस होने के बाद में सभी को टर्न टर्न बाय टर्न क्या कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है। बैलेंस हो गया। नंबर फिफ्थ में क्या होगा कि आपके पास में जो आपने मोनोटोमिक था उसको वापस से आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म, मतलब वापस उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, डायटोमिक में उसको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद जब आप चेक करेंगे पूरी इक्वेशन को तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस, ठीक है। तो बोलिए बेटा ये केमिकल जो हीट ट्रायल मेथड के रूल थे आपको समझ में आए या नहीं, बोलिए। Yes, Yes, sir. yes, sir.